ये वो एयरक्राफ्ट था जिसको एविएशन की दुनिया में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार कहा गया। इसको डिजाइन करने में कई साल लग गए और ये बिना किसी प्रॉब्लम के 30 साल तक दुनिया की आसमानों पर राज करते रहा। ये दुनिया का पहला और आखिरी सुपरसोनिक पैसेंजर एयरक्राफ्ट था जिसको आज हम कॉन्कोर्ड के नाम से जानते हैं। सुपरसोनिक यानी साउंड की स्पीड से भी तेज उड़ने वाला ये एयरक्राफ्ट पैसेंजर्स को सिर्फ 3.5 घंटे में अटलांटिक ओशियन क्रॉस करवा देता था। लेकिन ये दुनिया देखते ही रह गई जब 25 जुलाई 2000 के दिन सिर्फ 121 सेकेंड्स इस लेजेंडरी एयरक्राफ्ट की 30 साल की बेमिसाल सर्विस को खत्म कर दिया। उस दिन टेक ऑफ से पहले एयरक्राफ्ट में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन क्रैश के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि एक 17 इंच की छोटी सी मेटल स्ट्रिप को इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार ठहराया गया। पर सवाल ये उठता है, आखिर कैसे एक छोटी सी मेटल स्ट्रिप 1,11,000 किलो की प्लेन को गिरा सकता है और उसके बाद कॉन्कोर्ड को हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया गया। अर्नब शॉर्ट्स की और एक नया वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है एयर फ्रांस फ्लाइट 4590 की, जो पेरिस के शॉर्ल डी गॉल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाली थी। इस एयरक्राफ्ट में टोटल 100 पैसेंजर्स, 6 केबिन क्रू और 3 पायलट मौजूद थे और प्लेन था एविएशन इंडस्ट्री का लेजेंड BAC कॉन्कोर्ड, जिसे एविएशन इंडस्ट्री का सबसे डैशिंग एयरक्राफ्ट माना जाता है। डबल स्पीड पे उड़ने वाला ये एयरक्राफ्ट एक इंजीनियरिंग का चमत्कार से कम नहीं था और इसकी सबसे बड़ी वजह थी इसकी सुपरसोनिक स्पीड। जैसे अमेरिका और यूरोप के सफर 7 घंटे के बजाय सिर्फ 3.5 घंटे में तय किया जा सकता था। साउंड की स्पीड जो कि 1235 किमी पर आवर होती है, उससे भी तेज कॉन्कोर्ड फ्लाई करता था। इसकी टॉप स्पीड 2180 किलोमीटर पर आवर्स तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। इस स्पीड से फ्लाई करने के पीछे कॉन्कोर्ड का आइकॉनिक विंग डिजाइन था, जिसको डेल्टा विंग कहा जाता है। ये विंग आमतौर पर फाइटर जेट्स में देखा जाता है, लेकिन कॉन्कोर्ड में भी इसको इस्तेमाल किया गया ताकि ये सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई कर सके। पर इस डेल्टा विंग के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसको टेक ऑफ के लिए बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ती थी। न सिर्फ स्पीड बल्कि इसका एंगल ऑफ अटैक भी काफी ज्यादा होता था। एक आम पैसेंजर एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में कॉन्कोर्ड का एंगल ऑफ अटैक इतनी ज्यादा होता था कि पायलट को रनवे तक दिखना बंद हो जाती थी। यही वजह है कि कॉन्कोर्ड की नोज को फ्लेक्सिबल रखा गया, जिसे टेक ऑफ के वक्त नीचे कर दिया जाता था ताकि पायलट को आगे की रनवे दिखाई दे। एंगल ऑफ अटैक के अलावा अगर हम सिर्फ स्पीड की बात करें, एक बोइंग जैसा नॉर्मल एयरक्राफ्ट सिर्फ 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे टेक ऑफ कर लेती है, जबकि कॉन्कोर्ड को 220 नॉट्स यानी 400 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड चाहिए होती थी। इतनी ज्यादा स्पीड के वजह से कॉन्कोर्ड के टायर्स पर हद से ज्यादा प्रेशर पड़ता था और कई इंसिडेंट्स में तो इनके टायर्स बस्ट भी हो जाते थे। अपने 30 साल की सर्विस में 57 टाइम्स कॉन्कोर्ड के टायर बस्ट हो चुके थे। अब क्योंकि ये टायर्स बहुत ही हाई स्पीड पर बस्ट होते थे, इस वजह से इस टायर के टुकड़े ऊपर विंग पर भी गोली की स्पीड से टकराते। वो विंग जिसमें फ्यूल टैंक होता है, जिससे विंग पंक्चर होने का खतरा बना रहता था। इसी रिस्क को समझते हुए इंजीनियर्स ने लैंडिंग गियर और टायर्स में काफी चेंजेस किया। इन चेंजेस के बाद टायर बस्ट का मसला काफी हद तक कंट्रोल में आ चुका था। इतनी टेक्निकल इंफॉर्मेशन काफी है इस क्रैश को समझने के लिए। 25 जुलाई 2000 को दोपहर के 2:30 बजे एयर फ्रांस फ्लाइट 4590 टेक ऑफ के लिए पूरी तरह तैयार था। फ्लाइट में 3 हाईली एक्सपीरियंस्ड कॉकपिट क्रू, जिसमें 2 पायलट और एक फ्लाइट इंजीनियर मौजूद थे। पैसेंजर बोर्डिंग के बाद उन्होंने कंट्रोल टावर से रनवे पर जाने की परमिशन मांगी। पेरिस की शॉर्ल डी गॉल एयरपोर्ट पे 2 मेन रनवे है, 26R और 26L। कॉन्कोर्ड जैसे एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ के लिए ज्यादा लंबी रनवे चाहिए होती है, इसीलिए कंट्रोल टावर ने उनको रनवे 26R तक जाने की परमिशन दे दी। फ्लाइट 4590 टैक्सी रोमियो से होते हुए रनवे 26R पर पहुंच गया, लेकिन उस वक्त कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के फ्लाइट DC-10 भी 26R पर टेक ऑफ के लिए रेडी था। इसीलिए पहले DC-10 को टेक ऑफ करना था, उसके बाद कॉन्कोर्ड को क्लियरेंस मिलना था।
कॉन्कॉर्ड की कैप्टन ने टेक ऑफ से पहले फ्लाइट रूटिंग चेक किया। इन चेक्स में एयरक्राफ्ट की फाइनल वेट और फ्यूल बैलेंस वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि फ्लाइट का टेक ऑफ इन्हीं पर डिपेंड करता है। खैर, जब DC-10 ने टेक ऑफ किया, उसकी राइट इंजन में से एक छोटी सी मेटल स्ट्रिप रनवे पर गिर गया। DC-10 की पायलट को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला और वो टेक ऑफ करके निकल गया। कॉन्कॉर्ड और DC-10 के टेक ऑफ के बीच टाइम डिफरेंस इतना कम था कि रनवे इंस्पेक्शन नहीं हो पाया। अब बारी थी फ्लाइट 4590 की। कंट्रोल टावर से परमिशन मिलते ही पायलट ने थ्रस्ट लीवर को एंगेज किया। इसका मतलब अब चारों इंजन फुल पावर से काम कर रहे थे। उस वक्त घड़ी में 2:42 हो रहे थे और यही वो मोमेंट था जहां से शुरू हुआ 131 सेकंड का काउंटडाउन, जिसने एविएशन हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर लिखा। कॉन्कॉर्ड अब रनवे पर स्पीड पकड़ना शुरू कर चुके थे। 24 सेकंड बाद फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को कंफर्म किया कि सभी इंजन सही काम कर रहे हैं। 11 सेकंड के बाद पायलट V1 का सिग्नल दिया। इसका मतलब था कि अब टेक ऑफ को कैंसिल नहीं किया जा सकता। कॉन्कॉर्ड को टोटल 35 सेकंड गुजर चुके थे और वो 1700 मीटर का रनवे क्रॉस कर चुका था। 2:43 और 9 सेकंड्स पे कॉन्कॉर्ड ने हल्का सा लेफ्ट टर्न लिया। कॉन्कॉर्ड को लेफ्ट टर्न पायलट ने नहीं किया था, बल्कि कॉन्कॉर्ड की लेफ्ट लैंडिंग गियर उस मेटल स्ट्रिप के ऊपर चढ़ गई थी जो DC-10 के इंजन में से गिरा था और अगले ही सेकेंड टायर बर्स्ट हो गई। अब सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम को कैसे पता चला ये टायर उस मेटल स्ट्रिप के वजह से ही फटा। जब फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के डाटा को एनालाइज किया गया तो फ्लाइट रिकॉर्डर में उस वक्त की जो लोकेशन रिकॉर्ड की गई थी वो वही लोकेशन थी जहां से इन्वेस्टिगेशन टीम को ये मेटल स्ट्रिप मिली थी। तो इस बात का 99% चांस था कि इसी मेटल स्ट्रिप के वजह से कॉन्कॉर्ड का टायर बर्स्ट हुआ था और बाद में ये बात साबित भी होगा कि ये मेटल स्ट्रिप DC-10 का ही थी। कॉन्कॉर्ड का लेफ्ट मोस्ट टायर बर्स्ट हो चुका था और ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी ने भी इसको नोटिस नहीं किया। पर अगले ही सेकेंड वो हुआ जिसका डर पहले से ही था। टायर के टुकड़े तेजी से लेफ्ट विंग पर जा टकराया और फ्यूल टैंक को डैमेज कर दिया और अब फ्यूल प्रेशर से लीक होने लगा और इस फ्यूल लीकेज ने आग पकड़ ली। इस पॉइंट पे एयरक्राफ्ट लेफ्ट की तरफ ड्रैग होने लगा और कैप्टन ने कंट्रोल बनाए रखने के लिए राइट पैडल प्रेस किया, लेकिन कैप्टन को अभी तक अंदाजा ही नहीं था कि उनकी एयरक्राफ्ट में आग लग चुकी है। अभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ये चीज नोटिस करता कि कॉन्कॉर्ड टेक ऑफ कर गया। टेक ऑफ करते ही एयरक्राफ्ट के दोनों लेफ्ट इंजिन्स आग से निकलने वाली धुएं के वजह से बंद हो गया। फ्लाइट इंजीनियर ने तुरंत इमरजेंसी प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। इस दौरान कंट्रोल टावर ने भी पायलट को रेडियो पे इन्फॉर्म किया कि उनके एयरक्राफ्ट में आग लग चुकी है और उनको एयरफील्ड पर वापस लैंड करने को कहा। अब कॉन्कॉर्ड सिर्फ 2 राइट इंजन के भरोसे उड़ रहा था, लेकिन इंजन फेलियर के वजह से कॉन्कॉर्ड अब ऑल्टीट्यूड गेन नहीं कर पा रहा था, बल्कि उसके लिए अपनी करंट ऑल्टीट्यूड को मेंटेन करना भी मुश्किल हो गया था। इस दौरान लेफ्ट विंग में लगी आग ने एयरक्राफ्ट की फ्लिप सिस्टम को मेल्ट करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से कॉन्कॉर्ड बार बार लेफ्ट की तरफ टर्न करने लगा। कैप्टन ने एयरक्राफ्ट को कंट्रोल में रखने के लिए राइट टर्न किया, लेकिन इसका नतीजे ये हुआ कि एयरक्राफ्ट की स्पीड और भी कम होने लगी और इस वक्त कॉन्कॉर्ड को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती थी, वो थी उसकी स्पीड। और फाइनली वो 121 सेकंड का टाइम आ गया, जिसे एविएशन की दुनिया कभी नहीं भूल पाएगा। 2:44 और 31 सेकंड इस टाइम पर कॉन्कॉर्ड की लेफ्ट टर्न काफी ज्यादा बढ़ गया था और एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड लॉस करते हुए एक होटल के बिल्डिंग से जा टकराई। इस हादसे में कॉन्कॉर्ड में मौजूद 109 लोग और जमीन पर मौजूद 4 लोगों की जान चली गई। एक्सीडेंट के तुरंत बाद क्रैश साइट को सील करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के डाटा के बेस पर रनवे के उस हिस्से को सर्च किया गया जहां से एयरक्राफ्ट ने लेफ्ट टर्न लिया था, तो वहीं उनको वो मेटल स्ट्रिप पड़ी हुई मिली। जब DC-10 का इंस्पेक्शन हुआ तो उनका राइट इंजन में से वही मेटल स्ट्रिप मिसिंग थी और इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि इस प्लेट को इंजन मैन्युफैक्चर के SOP के खिलाफ जाकर 2 बार रिपेयर किया गया था, जो इंजन की वाइब्रेशन को बर्दाश्त न कर सका, जो टूटकर रनवे पर गिर गई। इस हादसे के बाद तमाम कॉन्कॉर्ड एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया गया, क्योंकि तेज स्पीड के वजह से इनके टायर फटना, जो कि एक जाना माना मसला था, वो अब 113 लोगों की जान ले चुकी थी।
इंजीनियर्स ने अगले कई महीने तक इस प्रॉब्लम की कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन नहीं दिया और फिर 9/11 अटैक के बाद दुनिया भर के लोग प्लेन ट्रैवल से डरने लगे। कॉन्कोर्ड का टिकट प्राइस जो कि आम फ्लाइट से काफी ज्यादा था, अब लोग इसे अफोर्ड नहीं करना चाहते थे। इस सिचुएशन में कॉन्कोर्ड को दोबारा से ऑपरेट करना लगभग नामुमकिन हो चुका था और यही वो वक्त था जब कॉन्कोर्ड को हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया और आज ये एयरक्राफ्ट सिर्फ म्यूजियम में ही दिखाई देता है। उम्मीद है कि अर्नब शॉर्ट्स की ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले और एक नया वीडियो के साथ।